हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे यूरोप में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यूरोप में क्या स्थापित कर दी गई थी, फ्रांस में दोबारा से क्या आ गई थी, मोनार्की सिस्टम आ गया था नेपोलियन के जाने के बाद। ठीक है, फिर रेवोल्यूशनरी सामने आए, ठीक है, जिनकी डिमांड थी कि हमारी एक नेशन स्टेट हो, ठीक है, और हमें क्या हो, आज़ादी हो, ठीक है, हमारी एक यूनिफाइड एक डेफिनाइड टेरिटरी हो। ओके, तो रेवोल्यूशनरीज आए, जिसमें हमने गुज़िबी मज़ीनी के बारे में पढ़ा, जो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फिर हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, जो 1830 से 1848 तक चली, जिसके तहत हमने जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ा फ्रांस में, जो 1830 में हुआ। ठीक है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। ओके, जब फ्रांस में ये चीज़ स्टार्ट हुई तो फिर बाकी यूरोप के पार्ट्स में भी जो ये रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हो गया, फैल गया। ओके, जिसके तहत बेल्जियम को नीदरलैंड से आज़ादी मिल गई। फिर ग्रीस को आज़ादी मिली ओटोमन एम्पायर से, ठीक है, 1832 में। ओके, फिर रोमांटिसिज्म के बारे में हमने पढ़ा कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को किस तरीके से जगाया जा सकता है। ओके, फिर हमने पढ़ा कि लैंग्वेज कैसे जो है एक मीडियम साबित हो सकती है इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन द पीपल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जो रिवॉल्ट हुए हंगर हार्डशिप के चलते, ठीक है, जो पुअर लोगों ने रिवॉल्ट करे फ्रांस में 1848 में। एंड इसी के पैरेलल रिवॉल्ट चल रहा था लिबरल्स का, ठीक है, जो यूरोप में बाकी जगह थी, जो भी नेशन स्टेट नहीं बनी थी, तो वहाँ पर भी ये डिमांड आनी शुरू हो गई कि हमारी एक नेशन स्टेट होनी चाहिए, ठीक है, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि लिबरल्स ने कैसे रेवोल्यूशन करा जर्मनी में, तो ये भी 1848 में ही हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपनी एक इलेक्टेड 831 मेंबर्स की एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये एक अपनी एक काउंसिल सी बना ली थी। ठीक है, जिसमें ये क्या कर रहे थे, ऑल जनरल नेशनल असेंबली बना ली थी। और इन्होंने ये डिमांड करी थी फेडरिक विलियम फोर से, जो कि किंग ऑफ प्रूशिया था, क्योंकि जर्मन जो था वो प्रूशियन एम्पायर के अंडर आता था, कि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियाँ होनी चाहिए, मतलब कि राजा की पावर को रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसने क्या करा, बाकी मोनार्किस के साथ मिलकर जर्मनी के जो लिबरल्स थे, जो आवाज़ उठा रहे थे, उनकी आवाज़ को दबा दिया। ओके, लेकिन इनके ये एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो अडॉप्ट करे। वो चेंजेस क्या थे, जैसे सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर जो थी, इन्होंने वो क्या कर दी थी, अबॉलिश कर दी थी। ओके, अब हम पढ़ेंगे फिर जर्मनी बेसिकली बना कैसे। अब हम जो नेशन स्टेट्स बनेंगे, अब हम उनके बनने के बारे में बात करेंगे। ओके, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी को कैसे यूनाइट किया गया। ठीक है, एंड हाउ द आर्मी बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ द आर्मी बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनी। ओके, देखिए, सबसे पहले क्या हालात थे, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा, जो मैंने आपको रिकैप करवाया, कि जो मिडिल क्लास थी उन्होंने ट्राई करा जर्मनी को यूनाइट करने का, बट इनकी जो मूवमेंट थी उनको सप्रेस कर दिया गया, मतलब दबा दिया गया मोनार्की के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, या लार्ज लैंड ऑनर्स के द्वारा। लार्ज लैंड ऑनर्स ऑब्वियसली आपके अरिस्टोक्रेटिक क्लास में आ जाएंगे, है ना, जो नहीं चाहते थे कि बदलाव आए, ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स सोच के थे। ओके, लार्ज लैंड ऑनर्स को यहाँ जंकर्स भी कहा गया है, ऑफ प्रूशिया। ओके, अब क्या हुआ कि प्रूशिया इमर्ज टू यूनाइट जर्मनी। अब प्रूशिया ने खुद ही ये दारोमदार संभाल लिया कि वो अब यूनाइट करने की बात कर रहा है जर्मनी को। ठीक है, मतलब कि जो कभी इनके आंदोलन को सप्रेस कर रहा था, जो इनको आज़ादी नहीं देना चाह रहा था, अब वो प्रूशिया ही ने खुद ठेका क्यों ले लिया जर्मनी को आज़ाद करने का। अब इसका रीज़न है वाई, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो किंगडम थे, ठीक है, बड़े बड़े, उनके रूलर्स को ये लग रहा था कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, मतलब कि एक हिस्से में आपकी जो डोमिनेंस है आप उसको बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, एस्टेब्लिश कर पाओगे। ओके, तो इसी के चलते जो प्रूशियन किंग था उस समय, केसर विलियम वन, ठीक है, इसने हैंड ओवर कर दी जर्मनी को यूनाइट करने की जिम्मेवारी अपने चीफ मिनिस्टर के हाथ में, जिसका नाम था ओटोवन बिस्मार्क। ओके, अब ओटोवन बिस्मार्क ने को बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, आर्किटेक्ट मतलब समझ गए ना, क्योंकि जर्मनी को यूनिफाई करना है, तो इसको उस प्रोसेस का क्या बना दिया गया, आर्किटेक्ट बना दिया गया। और प्रूशियन आर्मी की मदद से एंड ब्यूरोक्रेसी की मदद से इसने क्या करा,
थ्री वॉर्स लड़ी 7 सालों में, ठीक है। किसके किसके साथ लड़ी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ। क्यों? क्योंकि अब जर्मनी बनाना है, ठीक है। अब कुछ कुछ टेरिटरी जो जर्मनी बना, कुछ कुछ टेरिटरी इनके पास भी होगी, कुछ ऑस्ट्रिया के पास होगी, कुछ डेनमार्क के पास, कुछ फ्रांस के पास, ठीक है। तो उनसे रिहा करा के वो टेरिटरी तो जर्मनी बनेगा पूरा, ओके। एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो ऑब्वियसली जीत किसकी हुई? ऑटोमन बिस्मार्क की हुई, ठीक है। और जो प्रोसेस चल रहा था जर्मनी को यूनिफाई करने का वो पूरा हुआ। एंड फाइनली ऑन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग केसर विलियम वन वॉज अनाउंस्ड जर्मनी एम्पर, ठीक है, जर्मन एम्पर, ठीक है। तो इसको क्या अनाउंस कर दिया गया? जर्मन का एम्पर घोषित कर दिया गया इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स, ठीक है। तो सेरेमनी हुई पूरी बाकायदा प्रॉपर वर्सेल्स में, और केसर विलियम वन को जर्मनी का एम्पर घोषित कर दिया गया, ओके। अब जर्मनी एक नेशन तो बन गया, लेकिन अब लोगों के अंदर अगेन वही फीलिंग तो आनी चाहिए ना कि हाँ, कि वो अब एक नेशन स्टेट है, ठीक है, नेशन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अब इसने कुछ काम किए, वो क्या क्या काम किए? मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, ठीक है, करेंसी को मॉडर्नाइज करा, बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करा, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, ठीक है। तो इन सबको इसने क्या करा? मॉडर्नाइज करा, ओके। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बस आपने इतना सा ही लिखना है, देखो कितना इजी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। अब इटली को यूनिफिकेशन समझने पहले यहाँ मैंने लिखा है सी मैप, ठीक है। तो ये आपको मैं बुक दिखाऊंगी जरा, साथ के साथ हम रीड करेंगे और साथ के साथ बुक में इसका मैप भी देखेंगे, ओके। तो इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन, सरदोनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि इटली जो था ना उस वक्त 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। ये देखो, ये आपको 7 स्टेट्स देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा पोर्शन 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ ये जो इसको बोला गया है सर्डेनिया पिडमोंट रीजन, यहाँ पर सिर्फ किसका राज था? इटालियन प्रिंसली हाउस था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस था, और बाकी सब स्टेट्स में कहाँ कहाँ किसका राज था वो हमें पता चलेगा। नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग, ठीक है। जो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ रीजन है, यहाँ पर किसका शासनकाल था? ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग का, ठीक है। उसके बाद सेंटर वॉज रूल्ड बाय पॉप, ये जो सेंटर का एरिया ये किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? पॉप के द्वारा। एंड सदर्न रीजन बॉनबॉन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है। सदर्न रीजन में कौन थे? बॉनबॉन किंग्स ऑफ स्पेन, ओके। तो ये देख लिया आपने, आपको मैप में समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इवन द इटालियन लैंग्वेज डिड नॉट हैव वन कॉमन फॉर्म, ठीक है। इटालियन लैंग्वेज की कोई एक कॉमन फॉर्म नहीं थी, ठीक है। मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस एग्जिस्टेड, बहुत सारे रीजनल, ठीक है, क्योंकि देख लो ना कितने कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, अलग अलग जगह, ठीक है। एक तरीके उनकी एक लैंग्वेज भी नहीं है जिसके साथ हम लोगों को बाउंड कर सके, ओके। अब एफर्ट्स ऑफ गुजिपी मजीनी, अब आपको याद आया होगा गुजिपी मजीनी के बारे में आपको बताया था, जो कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने 2 सोसाइटीज भी सेटअप की थी, सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। तो 1831 में इनके जो एफर्ट्स थे वो फेल हो गए थे, ठीक है, इटली को यूनाइट करने के, ओके। A failure of revolutionary uprising in 1831 and 1848, अब ये जो रेवोल्यूशनरी तो चल ही रहे थे 1831 एंड 1848 में, उनके फेलियर के चलते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूनिफिकेशन करने की, ठीक है, वो किसके ऊपर पड़ गई? सार्देनिया पिडमोंट के राजा के सर पे पड़ गई, ओके, जिसका नाम क्या था? विक्टर एम्यूल टू, ओके। अब ऑब्वियसली ये तो राजा है यहाँ का, ठीक है। अब इसके सर पर ये जिम्मेवारी पड़ गई, तो ये खुद तो काम करेगा नहीं, इसने किसको काम दिया? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर कैवर की मदद से और गुजिपी गारिबाल्डी की मदद से इसने इन दोनों को इस काम सौंपा, ठीक है। तो कई बार वो कैवर की पूछ लेता है कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ खाली, तो फिर आपको सिर्फ तब इतना सही पार्ट लिखना होगा आंसर में, ठीक है। अब सबसे पहले कैवर के बारे में जानते हैं। ये ना ही एक रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, ना ही ये डेमोक्रेटिक थे, ठीक है, डेमोक्रेट थे, मतलब कि ना ये डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, ना ये रेवोल्यूशनरी थे। बस उस वक्त इनका मानना ये था कि मेरे किंग ने मुझे ऑर्डर करा तो मेरे को ये काम करना है, ठीक है। और ये फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे, ठीक है, मच बेटर देन इटली, ठीक है। जबकि देखो इटली में रह रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट तो इटालियन प्रिंसली हाउस था ना यहाँ पे, लेकिन फिर भी फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि याद होगा आपको, क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो कौन सी भाषा को यूज करती थी? फ्रेंच को एज अ मीडियम यूज करती थी, राइट। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रिया, अब इन्होंने क्या करा? संधि कर ली फ्रांस के साथ, ठीक है। फ्रांस की मदद से इन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ओके, ओके।
इन 1859। ओके, 1859 में इन्होंने हरा दिया। अब रह गई बात ये सदर्न रीजन की, पहले बीच वाले को बाद में समझेंगे, अब सदर्न रीजन की बात समझ लेते हैं। नर्दर्न रीजन को तो कैवर ने हरा दिया, ठीक है, फ्रांस की मदद लेके। ओके, अब आगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुजिपी गारिबाल्डी, ठीक है। अब 1860 में विद अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। इसको बोला गया किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये लिखा ना, ये यहाँ पर ये जो है इसको यही बोला गया किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अब गैरीबाल्डी जो है ये कुछ अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स की मदद से, ठीक है, हथियार लेकर ये साउथ इटली में चले गए एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है, इन्होंने यहाँ जाके अटैक कर दिया और यहाँ इन्होंने जो लोकल पीजेंट्स थे, ठीक है, उनकी मदद ली एंड ड्रोव आउट स्पेनिश रूलर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसका राज था? बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है, तो इन्होंने वहां से इनको निकाल भगाया। ओके, तो दिस वाज द वे कि हमें किसका यूनिफिकेशन देखने को मिला? इटली का यूनिफिकेशन हमें देखने को मिला। ओके, अब इसके बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो इटालियन पॉपुलेशन थी, जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो पॉसिबल हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी ना, वहाँ पर रेट ऑफ इलिटरेसी इज वेरी हाई। वहाँ के लोग जो थे बहुत ज्यादा क्या थे? अनपढ़ थे। रिमेन्ड अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, इनको कुछ नहीं पता था ये लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, ये विचारधारा क्या है। पीजेंट्स हु सपोर्टेड गारिबाल्डी इन साउथ, जिन पीजेंट्स ने ये गारिबाल्डी को सपोर्ट किया था साउथ में, साउथ को उसको जितवाने में, ठीक है, यहाँ पर गारिबाल्डी ने को पीजेंट्स की सपोर्ट से वो जीत गया था ना ये वाला रीजन, ठीक है। जब ये वाला रीजन, अब आप बोलोगे एक तो बताना भूल गई मैं आपको कि सेंटर वाले पार्ट का क्या हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ से मार पड़ रही है, ये वाला एरिया आ गया इटली के अंडर, ठीक है, ये वाला एरिया भी आ गया, तो सेंटर वाले ने खुद ही सरेंडर कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो गारिबाल्डी ने, जो पीजेंट्स ने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है, नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, ठीक है, इन्होंने कभी सुना ही नहीं था, एंड बिलीव दैट ला तालिया, क्योंकि जब ये नारे लगाते थे ना, ला तालिया ला तालिया, ठीक है, वॉज विक्टर एम्यूल्स वाइफ, ठीक है, तो ला तालिया मतलब वही इटली के लिए नारा लगाया जा रहा है कि एक इटली होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ के पीजेंट्स को ये लगता था कि जो ला तालिया है ना, ये विक्टर एम्यूल्स की क्या है? वाइफ है, ठीक है। विक्टर एम्यूल कौन? जो पेडमोंट रीजन में जो इटालियन हाउस था, ठीक है, वहाँ के जो कौन थे? रूलर थे, ठीक है, तो उनको लगा कि उनकी वाइफ को जो है ना, ये यहाँ पर क्या कर लिया गया है? अरेस्ट कर लिया गया, जिसको रिहाई करनी है, जिसके कारण उन्होंने जो गिरिबाल्डी था उसको सपोर्ट किया। ओके, तो दिस वाज द केस। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब हम बात करेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। अब ब्रिटेन में क्या हुआ, ठीक है, तो अब इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहील और रेवोल्यूशन। अब ब्रिटेन जो बना, ठीक है, वहां पर ये जो नेशन स्टेट का आइडिया आया, वो कोई अपहीवल नहीं था। अपहीवल का मतलब अ सडन बिग चेंज दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल, मतलब कि ये नहीं कि बहुत सारी रेवोल्यूशन चल रही हो, ठीक है, मारा पीटी चल रही हो, ठीक है, और नेशन स्टेट को बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, ठीक है, ये लंबा प्रोसेस था जो धीरे धीरे होता गया। ओके, नो ब्रिटिश नेशन एग्जिस्टेड बिफोर 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। वहां पर एथनिक ग्रुप्स होते थे। तो पहले मैं आपको ब्रिटिश आइल जरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ जरा एक फोटो। देखिए ये रहा, ये है आपका ब्रिटिश आइल, ठीक है। ब्रिटिश आइल में देखिए ये आपको ध्यान रखना है, ये रहा आपका इंग्लैंड, ठीक है, दिस इज इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड, ये रहा आपका स्कॉटलैंड, ये रहा वेल्स, ठीक है, ये रहा आपका नीदर आयरलैंड, ठीक है, ये रहा आपका आयरलैंड, जिसको ब्रिटिश आइल्स बोला गया। ओके, अब यहाँ पर था क्या? अब यहाँ पर था क्या बेसिकली, यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स रहते थे, ठीक है, लाइक इंग्लिश। अब एथनिक ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स जहाँ पर लोगों का सेम कल्चर होता है, सेम लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, ठीक है, अभी भी मैंने आपको बता दिया ना। ये देखो यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं इंग्लैंड में, उनको बोल दिया इंग्लिश, उनकी भाषा हो गई ना, इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं हम, ठीक है। वेल्स के क्या बोल दिया हमने? वेल्श बोल दिया, ठीक है। स्कॉटिश के स्कॉटलैंड के स्कॉट बोल दिया हमने, ठीक है। आयरलैंड के आयरिश बोल दिया, ठीक है। ये इनहेबिटेड करते थे, मतलब कि ये लोग रहते थे कहाँ पर? ब्रिटिश आइल्स में, हैविंग देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ठीक है। इनके सबके अपने खुद खुद के क्या होते थे? कल्चर और अपना खुद का पॉलिटिकल ट्रेडिशन होता था। ओके, आई होप तो समझ आ गया अब इतना। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशन इन वेल्थ एंड पावर। अब इसमें से क्या होता है कि ये जो इंग्लिश नेशन है ना, ठीक है, इंग्लिश नेशन कौन सा? ये जो इंग्लैंड है, ठीक है, ये पावर में ग्रो कर जाता है, ठीक है, काफी पैसा भी है इसके पास, ठीक है,
और पावर में भी आगे निकल जाता है, एंड वॉज एबल टू एक्सटेंड इट ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। ठीक है, तो ये अपना दबदबा जो है ना, ये यहाँ का जो एरिया है, ये इंग्लैंड, ये अपना जो दबदबा है ये बाकियों पर बनाना शुरू कर देता है। ओके, अब क्या होता है, इंग्लिश इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड मोनार्की इन 1688। ठीक है, इंग्लिश पार्लियामेंट जो है ये मोनार्की को मतलब कि क्या कर लेती है, सीज्ड मोनार्की इन 1688, मतलब इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथ में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या करती है, एक्ट ऑफ यूनियन साइन करती है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ठीक है, 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, फॉर्म्ड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, देखिए दोबारा से समझ लीजिए, मैप देख लीजिए, दिखाती हूँ आपको मैप। ये देखिए, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन जिसको बोलते हैं 1707, जिसके तहत क्या फॉर्म होता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब कि अब इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाएगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, सिस्टेमैटिक सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज गैलिक बाय इंग्लिश बिगिन एंड मैनी वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये जो इंग्लिश लोग हैं इन्होंने अपना दबदबा जो है अब स्कॉटलैंड को अपने अंडर ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं इनका स्कॉटिश कल्चर को क्या करा जा रहा है, अब दबाया जा रहा है, इनकी लैंग्वेज जो है उनको सप्रेस किया जा रहा है, नहीं आप बोलोगे। ठीक है, एंड कईयों को तो उनकी होमलैंड से भी क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। द कैथलिक क्लैंस स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन whenever they attempted to assert their independence। देखो अब ये कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बारे में जरा समझ लेते हैं। ये जो हमारा इंग्लैंड वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स रहते थे। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स मतलब प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स, ये आपका क्या है, जो हमारा क्रिश्चियनिटी है उसकी दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, कई लोग जो है प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, उनके अलग अलग मानना है बस, तो दो ग्रुप समझ लो क्रिश्चियनिटी के। तो यहाँ पर जो कैथलिक्स रहते थे, क्योंकि जो स्कॉटलैंड वाला एरिया ना, यहाँ पर कैथलिक्स रहते थे, तो यही लिखा है कैथलिक क्लैन स्कॉटिश हाईलैंड में जो रहते थे। अब इन्होंने आवाज उठानी शुरू करी इनके सप्रेशन के खिलाफ। ठीक है, लेकिन उनको दबा दिया गया। ओके, तो अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड, अब आयरलैंड कैसे बीच में आया। ठीक है, अब आयरलैंड को इन्होंने कैसे अपने अंदर लिया और कैसे यूनाइटेड किंगडम बना। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। अब आयरलैंड में भी बिल्कुल ऐसा ही है, दो ग्रुप्स हैं, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, डिवाइडेड है ये इनके बिटवीन। कैथलिक्स जो थे यहाँ पर मेजोरिटी में थे, वेयर प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो माइनॉरिटी थे। ठीक है, समझ गए आप। ये देखिए आयरलैंड का एरिया, यहाँ पर क्या थे, जो इंग्लैंड में तो ज्यादातर प्रोटेस्टेंट्स हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स ने यहाँ के कैथलिक्स को दबा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट्स है ना ये कम नंबर में है, और यहाँ जो कैथलिक्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ना वो इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन कैथलिक्स को दबाने में। ओके, क्लियर। तो अब यही होता है, वर हेल्प्ड बाय, ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं जो यहाँ माइनॉरिटी में है, यहाँ पर आयरलैंड में माइनॉरिटी में है, इनकी मदद करता है कौन, वर हेल्प्ड बाय द इंग्लिश। ठीक है, ये इंग्लिश जो है ये इनकी मदद करते हैं टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर कैथलिक्स हु वर इन मेजोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेजोरिटी में कौन है, कैथलिक्स हैं, उनको दबाया जाता है। ठीक है, क्लियर। कैथलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, ऑब्वियसली अब ये चुप तो बैठेंगे नहीं, ये भी क्या करेंगे, आवाज तो उठाएंगे, लेकिन वही इनकी आवाज को दबा दिया गया। रिवॉल्ट लेड बाय, अब यहाँ भी रिवॉल्ट हुआ, किसने करा रिवॉल्ट, वॉल्फटॉन। ठीक है, एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, 1798 में जो ये रिवॉल्ट में क्या हो गए, फेल हो गए। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। ठीक है, और फिर 1801 में आयरलैंड को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ओके, तो अब आज का जो हम यूनाइटेड किंगडम का पार्ट देखते हैं ना, यूनाइटेड किंगडम, उसमें ये सारा एरिया आपका आ जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगेन ये हमारा बन तो गया यूनाइटेड किंगडम, लेकिन अब वहाँ के लोगों में फीलिंग कैसी आएगी कि हाँ कि वो एक नेशन को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस किए गए। वो चेंजेस क्या थे, मेकिंग अ न्यू ब्रिटिश नेशन, डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश कल्चर ही चलेगा। न्यू ब्रिटिश फ्लैग जो है वो लाया गया, यूनियन जैक। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको यूनियन जैक कैसा है। देखिए, दिस इज यूनियन जैक। ठीक है, ये कहाँ का, इंग्लैंड का था, ये कहाँ का था, स्कॉटलैंड का था, दोनों को मिला दिया। ठीक है, ये आपका नया जो है वो फ्लैग आ गया यूनियन जैक। ओके, तो ये कर दिया गया। नेशनल एंथम जो था
वो रख दिया गया गॉड सेव आवर नोबल किंग। ओके, लैंग्वेज ब्रिटिश जो थी उसको ही प्रमोट किया गया। द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। ठीक है, जो ओल्डर नेशन थे उनको सिर्फ सबॉर्डिनेट पार्टनर की तरह रखा गया। डोमिनेंस तो सारी किसकी हुई, इंग्लिश कल्चर की। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, विजुअलाइजिंग नेशन। ठीक है, अब विजुअलाइजिंग नेशन में हम क्या समझते हैं, गिविंग अ फेस टू अ नेशन बाय पर्सोनिफाइंग द नेशन। ठीक है, एक नेशन को एक शक्ल देना, ठीक है, एक रूप देना, ठीक है, उसी को बोला गया है विजुअलाइजिंग नेशन। विजुअलाइज मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को विजुअलाइज कर रहे हो, उसको देख पा रहे हो, उसकी एक तस्वीर बना पा रहे हो अपनी आंखों में। ठीक है, अब जैसे हम इंडिया बोलते हैं तो इंडिया हमें कोई चलता फिरता थोड़ा ना नजर आ जाएगा। इंडिया बोलते तो हमारे चेहरे, हमारी आंखों में एक उसकी इमेज फॉर्म होती है भारत माता टाइप। ठीक है, कि इंडिया का मैप है और यहाँ कौन है, भारत माता। ओके, तो जब हम नेशन को एक चेहरा देते हैं, उसको पर्सोनिफाई करते हैं, उसी को बोला गया यहाँ पर विजुअलाइजिंग द नेशन। ओके, तो नेशंस बिगिन टू बी पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स कॉल्ड एलिगरी। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाएगा एलिगरी क्या होता है। अब नेशंस को ना दिखाया जाने लगा फीमेल फिगर के रूप में, जिसको एलिगरी बोला गया। ठीक है, अब अगेन थोड़ा और इसके बारे में लिखना हो तो यही लिखोगे कि व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, जब किसी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसमें ग्रीड, एनवी, फ्रीडम इज एक्सप्रेस टू अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है, इट इज कॉल्ड एलिगरी। जब हम किसी एक आइडिया को एक शक्ल दे दें, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एलिगरी। ओके, एलिगरीज वर इरेक्टेड एट स्क्वायर्स टू मार्क नेशनल यूनिटी। एलिगरीज को स्क्वायर्स मतलब चौराहों पर जो था बना दिया जाता था टू मार्क नेशनल यूनिटी। ओके, नेशनल यूनिटी दर्शाने के लिए। कॉइन्स एंड स्टैम्प्स टू कैरिड देयर इमेजेस। जो कॉइन्स थे, जो स्टैम्प्स थी, उनमें भी उनकी क्या होती थी, इमेज होती थी। अब हम जर्मन नेशन की एलिगरी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, जर्मेनिया। ठीक है, वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ठीक है, क्या पहनती है, क्राउन डालती है ओक लीव्स का। देखिए यहाँ आपकी बुक में इमेज भी है, दिखा देती हूँ आपको, ये देखो, ये रहा जर्मेनिया। ओके, इसने क्राउन डाल रखा है ओक लीव्स का। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, हीरोइज्म को दर्शाता है। स्वॉर्ड है, ठीक है, इसके एक हाथ में स्वॉर्ड क्या दर्शाती है, कि रेडीनेस टू फाइट, कि हाँ हम लड़ने के लिए क्या हैं, तैयार हैं। ओके, अब ऐसे ही एलिगरी ऑफ फ्रांस। ठीक है, एलिगरी ऑफ फ्रांस क्या, कौन है, मैरियाने। ओके, हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। ठीक है, इसको भी कौन से करेक्टरिस्टिक दिए गए, जो किसके ऊपर बेस्ड है, लिबर्टी और रिपब्लिक के ऊपर बेस्ड है। ओके, अब इस ये क्या वियर करती है, एक रेड कैप वियर करती है। ठीक है, द ट्राई कलर एंड द कोकेड। ठीक है, तो ये सब डिपिक्ट करके जो है वो फ्रांस की एलिगरी को डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, फोटो नहीं है आपकी बुक में, वही मैं देख रही हूँ। चलिए, अब कुछ एक टेबल भी दिया है, इसको भी फटाफट से देख लेना आप। मीनिंग ऑफ सिंबल्स, जैसे ब्रोकन चेन या रेड कैप, ये किसका सिंबल है, फ्री होने का सिंबल है। ठीक है, ब्रेस्ट ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, इस ये किसका सिंबल है, स्ट्रेंथ का। ठीक है, ये ब्रेस्ट प्लेट कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है, ये जर्मेनिया में। ठीक है, जो फ्रांस जर्मन की क्या है, एलिगरी। ओके, और क्या है, क्राउन ऑफ ऑक्सलिफ, हीरोइज्म का। स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांचेस अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस। हाँ, ये साथ के साथ ये भी दिखा रहे हैं हम शांति भी बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, इसके स्वॉर्ड के आसपास क्या है, ये ऑलिव ब्रांचेस भी हैं, जो दर्शा रही है कि शांति भी बनाए रखने में क्या है, हम इंटरेस्टेड हैं। ओके, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, बैंड बाय ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट। ओके, रेज ऑफ द राइजिंग सन क्या बता रही है, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा की, एक नए न्यू एरा की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। ओके, तो ये आपको पढ़ लेने हैं। अब हम बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का करेंगे, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म क्या होता है, जब आपको लगे कि हाँ आपका देश अच्छा है, आपके देश में आपके मन में आपके देश के प्रति प्यार हो। ठीक है, आपके मन में फीलिंग हो कि हाँ हम इस देश के वासी हैं। ठीक है, आप अपने आप को उस देश से एसोसिएट करें, तो उसको तो बोलते हैं कि यू हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। बट वेयर एज इम्परलिज्म is the ambition of a powerful nation to dominate the political, economic and cultural affairs of another country। ठीक है, इसको समझना है आपने, लिखने में नहीं आएगा आपको। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि हाँ मेरा नेशन तो अच्छा है, लेकिन बस सिर्फ मेरा ही नेशन अच्छा है, और आप अपनी जो पावर है, ठीक है, उसको दूसरे नेशंस पर थोपो, और उस पावर के चलते आप उन दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाओ। दैट इज इंपीरियलिज्म। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कन रीजन लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1914 टू 1918 में चली थी। हाउ नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, या ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, जो यूरोप को डिजास्टर की तरफ ले गया 1914 में। ठीक है, तो देखिए कैसे नेशनलिज्म को इंपीरियलिज्म के साथ कैसे रिलेट करेंगे। देखिए उस वक्त क्या था कि सब जो है अपनी नेशन स्टेट बनाना चाह रहे थे। ठीक है, लोगों के मन में किसकी भावना आ गई थी, नेशनलिज्म की भावना आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में इंपीरियलिज्म की भावना चल रही थी। अभी मैंने आपको बताया ना, इंपीरियलिज्म मतलब कि सिर्फ हम ही बेस्ट हैं और वो अपनी उस पावर का यूज करके दूसरों को अपनी मतलब कि दूसरों के ऊपर अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं। ठीक है, जिससे जो यूरोप को विनाश की ओर ले जाता है इन 1914। ओके, तो दोनों में से किसी भी सेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने बाल्कन रीजन के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए जो बाल्कन रीजन है ना, आज प्रेजेंट डे अगर हम बात करें तो उसमें ये सब कंट्रीज आती हैं, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोटिया, ठीक है, बोस्निया, हर्जेगोविना, ठीक है, सोल्वेनिया, सर्बिया, ठीक है, तो मॉन्टेनेग्रो। ओके, तो ये कुछ नाम आप याद रख लेना। अब आज के बाल्कन रीजन में ये सब आपको देखने को मिलेंगी कंट्रीज। अब ये बाल्कन इशू था क्या। अब ये बाल्कन्स बिकेम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। जो बाल्कन रीजन था ये टेंशन का एक सोर्स बन गया। ठीक है, नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। कैसे, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है कहाँ बाल्कन रीजन। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, आई होप सो आपको नजर आ रहा है। देखिए ये रहा आपका यूरोप। ठीक है, देखिए यूरोप में ये जो पार्ट है, ये देखिए ये पार्ट जो है, थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, नेम्स तो आपको नहीं नजर लिखे आ रहे होंगे। ठीक है, यही नाम लिखे हैं सारे जो भी मैंने आपको पढ़वाए थे पीछे। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो था ये टेंशन का कारण बन गया। ठीक है, क्लियर। अब क्यों ऐसा ऐसा क्यों हुआ। इट वॉज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एज वेल एज एथनिक वेरिएशन थी। मतलब एथनिक मतलब समझे ना, अलग अलग जो थे वो ग्रुप के लोग रहते थे जिनकी भाषा कल्चर अलग अलग थे। और इवन की ज्योग्राफिकल वेरिएशन भी थी। ज्योग्राफिकल मतलब लैंड फॉर्म्स, जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इतना सारा यहाँ पर वेरिएशन था। इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लेव्स। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क में। यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे ना, जो यहाँ रहते थे बाल्कन रीजन में, उनको स्लेव्स बोला जाता था। एंड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये जो बाल्कन रीजन था ये पूरा ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। ऑटोमन एम्पायर समझ गए ना, जो इस्लाम से रिलेटेड है, टर्की। ठीक है, प्रेजेंट डे टर्की जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। अब